हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 18 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अनुच्छेद 18 यहाँ से मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। ये कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय के संबंध में अधिकारों का संरक्षण, यानी कि वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर हमको प्रदान की गई है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार से स्वतंत्र हैं कि अपनी बात को हम किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हम जो है सरकार के खिलाफ या सरकार यदि कुछ गलत काम कर रही है उसका विरोध कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसी को बोलकर ही अपनी अभिव्यक्ति दें, हम मौन रहकर के भी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, अखबारों के माध्यम से दे सकते हैं, पेपर में जो है अपनी तरफ से कुछ लेख लिख करके दे सकते हैं, समाचार पत्रों में, जैसे समाचार पत्र भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही स्वतंत्र तरीके से काम कर पाता है। यदि हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हटा दें, यानी कि संविधान से अनुच्छेद 19 को हटा दें, तो फिर जो है समाचार पत्रों का काम खत्म हो जाएगा। पत्रकार लोग जो है किसी भी व्यक्ति से जाकर के कुछ भी सवाल पूछते हैं, वह चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगी यदि अनुच्छेद से यदि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया जाए। आपने देखा होगा कितने ही लोग मिलकर के जो है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक देते हैं। तो ऐसे समय में उन व्यक्तियों के द्वारा पुतला फूंका गया है कि जिंदा आदमी को मार नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है? पुतला फूंकने में, पुतला फूंकना भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है कि भैया हमारा ऐसा विचार है कि ये प्रधानमंत्री या ये मुख्यमंत्री ने या इस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, हमने पुतला फूंक दिया। हम अपने एक्सप्रेशन से, यानी कि अपने विचारों को बताने के लिए किन ही चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बोलकर ही करेंगे, इशारों के माध्यम से, अपने जो है मौन रह करके या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और यही हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं, हम इसमें ये पढ़ रहे हैं। क्या क्या शामिल है इसमें? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं, किसी और विचार सामने रखने में बोलने में आएगा, और यदि हम बोलते हैं तो कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता हमको दी गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ निर्बंधन भी लगाए गए हैं, यानी कि कुछ रोक भी लगाई गई है। कैसी रोक लगाई गई है? कि हम जो है सरकार के विरोध तो भले हम कर रहे हैं, लेकिन सही बात का विरोध करें, कानूनी तरीके से विरोध करें, कानून का उल्लंघन करते हुए कोई विरोध ना करें। मतलब कि हम कानून की अवमानना करते हुए, कानून की अवज्ञा करते हुए कोई विरोध नहीं करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ऐसा कोई विरोध नहीं करेंगे जो देश की अखंडता, एकता और प्रभुता को नष्ट करता हो। इसके अलावा में ऐसा कोई मतलब जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि हमको दी गई है तो उस स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार से हम नहीं करेंगे जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इस प्रकार से लोगों के मान की हानि कर दे। तो ऐसा कोई अपराध ना हो जाए, इन बातों को ध्यान में रख करके हम अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंजाम देंगे। सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि समझें तो हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है इसका? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पॉइंट नंबर 2 कहता है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन एकत्रित करने में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा, एकता
और अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि ये लगे कि आप देश की सुरक्षा के बारे में खतरा बने हुए हैं। ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जो कि देश के कानून का उल्लंघन करता हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि किसी प्रकार का कानून भी इस प्रकार का नहीं बनाया जाएगा जो आपकी स्वतंत्रता का हनन करता हो, लेकिन ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जो देश के हित में है, सामाजिक सुरक्षा के हित में है, जनता के हित में है, देश की अखंडता को बनाए रखने के हित में है। तब ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं और ऐसी सभा करने से, ऐसा सम्मेलन करने से रोका भी जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देश की सेना को मारने के लिए कोई सम्मेलन कर रहे हैं, देश की सेना को मारने के लिए कोई सभा एकत्रित कर ली आपने, गैर कानूनी कार्य करने के लिए सभा एकत्रित कर ली आपने, कोई आतंकवादी संगठन बनाया आपने। संगठन की स्वतंत्रता भी अगले पॉइंट में है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर ग कहता है संघ या संगम बनाने का अधिकार या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार। यानी कि हम संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी निर्बंधन लगाए गए हैं। कुछ चीज़ें, कुछ रोक लगाई गई है कि आप संगठन तो बना सकते हैं, अच्छे कार्यों के लिए संगठन बनाइए, सामाजिक संगठन बनाइए जो लोगों की मदद करते हों, ऐसा संगठन बनाइए, सहकारी संस्थाएं बनाइए, सहकारी संस्थाएं बना करके लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि कोई आतंकवादी संगठन बना दें तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि देश की सुरक्षा, अखंडता और एकता को नष्ट करने वाला कोई संगठन नहीं बनाया जाएगा, और ऐसा संगठन बनाया जाता है तो फिर ये देश हित में नहीं होगा। इसलिए ऐसे संगठन को निरस्त कर दिया जा सकता है, और यदि कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि की गई है तो उसकी सजा देश की सरकार, देश का कानून, देश का संविधान उनको देगा। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप हर कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते जो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नष्ट करता हो। कानून भी ये संविधान भी ये कहता है क्या कि यदि सरकार चाहे तो इस संबंध में इस प्रकार के कानून बना सकती है कि कोई व्यक्ति संगठन बना सके, सहकारी सोसाइटी बना सके। वैसे भी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम पूरा बना हुआ 1962 का, इस प्रकार से। लेकिन कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, कोई ऐसा संगठन ना हो जो कि देश को नुकसान पहुंचाए। तो पॉइंट नंबर घ हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर घ कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने में, यानी कि आप देश के हर कोने कोने में जा सकते हैं, आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी कहीं पर भी जा सकते हैं। देश आपका है, इसलिए कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता आपको है। लेकिन कहीं पर भी जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी चले जाएंगे। कहीं पर भी चले जाएंगे का मतलब जो है सेना का जो एरिया है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है, ऐसी जगह आप नहीं जा सकते। इसके अलावा में यदि सरकार ने किसी ऐसे स्थान पर जाने से मनाही की है कि भैया जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं और हम उन आदिवासी लोगों के क्षेत्रों में दखल ना दें, उनके संबंध में उनकी जाति को सुरक्षित रखने के लिए, उनके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार यदि कोई उपाय कर रही है तो हम उसमें सहयोग प्रदान करें और ऐसे स्थान पर ना जाएं। सेना की सुरक्षा की दृष्टि से कोई कार्य किया जा रहा है, वहां पर आपको नहीं जाना है। तो इन सब बातों को यानी कि कुल मिलाकर के आप सभी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी वही बात लागू होती है कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संस्कृति आदि को बनाए रखने के लिए आप ऐसे निबंधनों का पालन करेंगे और इस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं
और इस प्रकार के कानून बनाने के लिए इस संविधान के अनुच्छेद 19 की कोई बात उन्हें रोकेगी नहीं कानून बनाने से इस संबंध में। पॉइंट नंबर ड़ क्या कहता है? पॉइंट नंबर ड़ कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। यानी कि आपको लग रहा है कि यार मुझे यहां नहीं रहना, मुझे इंदौर में नहीं रहना, मुझे तो जबलपुर में रहना है, मुझे तो ग्वालियर में रहना है, मुझे तो बॉम्बे में रहना है, मुझे तो दिल्ली में रहना है, तो आप वहां जाकर रह सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में यदि आप चाहें, रहना चाहें, तो आप जाकर के वहां पर रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको दी गई है और ये स्वतंत्रता आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में दी गई है कि आप भारत के किसी भी स्थान पर जाकर के रह सकते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर पॉइंट था, इस 4 नंबर पॉइंट को हटा दिया गया है। संविधान का जो 40वां संशोधन हुआ था उसमें इसको विलोपित कर दिया गया है। तो 4 वाला पॉइंट कौन सा था? 4 वाला पॉइंट था संपत्ति का अधिकार। यानी कि यदि कोई व्यक्ति निवास करेगा तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा किराए से ही रहता रहेगा। भैया वो घर का मकान बना के रह सकता है ना, तो उसको संपत्ति खरीदने का अधिकार, यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में उसको संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, संपत्ति बनाने का अधिकार होगा। और ऐसे अधिकार को जो है इसमें से विलोपित कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है। 40वां संशोधन हुआ था इसमें 1978 में, और 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं ना इस अधिकार को क्यों हटाया गया होगा। इसको थोड़ा सा हम यदि समझें तो इस अधिकार को क्यों हटाया गया भैया? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाया नहीं गया है, संपत्ति के अधिकार में थोड़ा सा ये संशोधन किया गया है कि उसको भारतीय संविधान के मूल अधिकार, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या होता है कि मूल अधिकार जितने भी हैं इन सब को लेकर के डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, और यदि इनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। उदाहरण के, और तो कानूनी अधिकार में क्या है कि सरकार जो है संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगा सकता। संपत्ति के अधिकार को यदि हम समझें कि इसको हटाया क्यों गया, हटाया इसलिए गया कि हमारे देश के विकास में ये जो संपत्ति का अधिकार है ये बाधा उत्पन्न कर रहा था। क्या बाधा उत्पन्न कर रहा था? मान लेते हैं कि कोई ट्रेन निकालनी है, कोई रेल की पटरी बिछानी है। अब रेल की पटरी बिछाने में किसी व्यक्ति की जमीन आ गई। अब जमीन आ गई तो उस व्यक्ति से कहा कि भैया तुम्हारी जमीन हमको एक्वायर करनी पड़ेगी और यहाँ से हमको रेल की पटरी निकालनी है। तो वह व्यक्ति यदि ये कह दे कि साहब ये तो मेरा मूल अधिकार है और आप ऐसा नहीं कर सकते, संपत्ति का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, आपको चाहिए तो आप ट्रेन घुमा के ले जाओ, पर मैं तो अपनी जमीन नहीं दूंगा। अब यदि कोई व्यक्ति उसकी जमीन जबरदस्ती लेना चाहे, रेल का विभाग जो है जबरदस्ती उसकी जमीन एक्वायर करे, तो वो जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भैया ये तो मूल अधिकार है उसका, उसकी संपत्ति को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ऐसे समय में देश का विकास तो रुक रहा है ना। कोई सड़क निकालनी है, कोई रेल पथ निकालना है, ऐसे समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके और कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि सरकार उस संपत्ति को ले सकती है लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उस संपत्ति को आपसे नहीं ले सकता है। सरकार इसलिए ले सकती है क्योंकि सरकार को विकास कार्यों में उस जमीन की, उस संपत्ति की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी जमीन को फ्री में लेगी। सरकार जो है उसका मुआवजा आपको देगी, तब वो जमीन आपसे लेगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तो बाप दादा की जमीन है और मेरे तो बाप दादा की निशानी है, इसलिए ये जमीन तो मैं नहीं दूंगा। भैया आपको यदि ट्रेन घुमा के ले जानी तो घुमा लो। अब यदि ऐसे ही सब व्यक्ति करने लगेंगे तो ट्रेन का जो पथ है, जो सीधा के सीधा चलना चाहिए, क्या वो बन पाएगा? फिर वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा और घूम घूम करके ऐसी ट्रेन चलेगी, तो बताइए कि क्या वास्तव में विकास हो सकेगा? इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा करके
हटाया नहीं गया, मूल अधिकार से हटा करके और कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो समझ में आ गया होगा कि संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया। अब पॉइंट नंबर 6 की हम बात करते हैं कि कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कारोबार करने का अधिकार होगा। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था, और भी पहले की हम बात करें, तो जो व्यक्ति परंपरागत तरीके से जिस जाति का होता था वैसा ही व्यापार वो कर पाता था। उदाहरण के लिए जो दर्जी होते थे वो टेलरिंग का ही काम करते थे, कपड़े सिलने का ही काम करते थे। इसके अलावा में जैसे चमार होते थे जाति से, तो वो क्या करते थे कि चमड़े का ही कार्य कर पाते थे। इसी प्रकार से जातियों का बंटवारा भी तो इसीलिए हुआ है ना कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा था उसको उसी जाति का बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर यदि अब ऐसा हो जाए तो फिर क्या मतलब, भैया जिसमें जितनी ताकत हो, जिसमें जितना टैलेंट हो, उस टैलेंट के आधार पर वो व्यक्ति वैसा व्यापार कर सकेगा। यहाँ पर लिख दिया कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार। तो कोई चाहे तो नौकरी कर ले, चाहे तो कोई व्यापार कर ले, चाहे तो कोई उपजीविका चलाने के लिए कुछ भी करे, जो उसकी मर्जी हो वो करे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ निर्बंधन हैं। कैसे निर्बंधन हैं? अवैध हथियार तो बेचोगे नहीं आप, तो ऐसा कोई अवैध व्यापार आप नहीं करोगे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो और देश के कानून के विपरीत हो। ऐसा कोई कार्य आदमी नहीं करेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अब आपने ये सोचा कि चलो ऐसा तो कोई काम नहीं करेंगे अपन जो देश के कानून के विपरीत हो, लेकिन अब आपने सोचा अपन तो एक काम करते हैं, डॉक्टरी का व्यवसाय करते हैं। डॉक्टरी का व्यवसाय यदि आप करेंगे तो इसमें एक निर्बंधन और है। क्या? कि आपको उसकी योग्यता धारण करनी पड़ेगी, उसकी डिग्री आपको धारण करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उठाए और बस बैठ गए और डॉक्टरी के इक्विपमेंट ले लिए, 2-4 दवाइयों के पैकेट रख लिए और बैठ गए, साहब ये हम व्यापार कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी कि योग्यता भी आपको पहले लेनी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जिस चीज के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है उनके लिए लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे। जैसे दीपावली के टाइम पे फटाके बेचने का व्यवसाय बिना लाइसेंस के नहीं किया जाएगा, है एक नियम। इसके अलावा जैसे शराब की दुकानें हैं, शराब की दुकानें बिना लाइसेंस के थोड़ी लगा सकते हो आप। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य आप, वृत्ति कोई भी कर सकते हो, व्यापार कोई भी कर सकते हो, लेकिन नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा, योग्यता धारण करनी पड़ेगी, सरकार से लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं, या ऐसा कोई कार्य आप नहीं करेंगे जो भारतीय कानून के विरुद्ध हो। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम पढ़ें और समझें तो यहाँ पर यह बता दिया गया कि आपको अधिकार तो बहुत सारे दिए गए हैं। यानी कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार है, सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है, भारत के किसी भी स्थान पर विचरण करने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, भारत के किसी भी स्थान पर रह जाने का, बस जाने का, निवास करने का अधिकार है, और साथ में ही व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। लेकिन इसके साथ ही ऐसे निर्बंधन भी लगा दिए गए हैं ताकि व्यक्ति कानून के दायरे में रह करके सारे कार्य करे, कोई ऐसा कार्य ना करे जो कानून के विपरीत हो। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 19 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 20 का अध्ययन करना चाहते हैं, आर्टिकल 20 का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 यहाँ से आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।